हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है बेसिकली बात करने वाले हैं स्किल टेस्ट के बारे में। जिन बच्चों का जो है बार का एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई कर लिए हैं, उनका जो है स्किल टेस्ट का जो है अभी तक डेट आया नहीं है। लेकिन हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं कि स्किल टेस्ट में क्या क्या आने वाला है। तो हम लोग जो है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली जो हम लोग बात करेंगे वो होने वाला है हम लोग का स्किल टेस्ट फॉर BARC ट्रेड मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं किसका, स्किल टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं बार का, जो कि मैकेनिक एंड रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का होने वाला है। ओके। तो अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। बेसिकली स्किल टेस्ट में जो होता है, सबसे पहले जो होता है स्किल टेस्ट में करना क्या होता है, आपका ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग ड्रेसिंग सेंस के बारे में बात करेंगे। ड्रेसिंग कैसा होना चाहिए। ड्रेसिंग सबसे पहले आपका जो होना चाहिए, जो शर्ट होना चाहिए, शर्ट में तो जाना है, कॉलर शर्ट में जाना है आपको। दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको जो जाना है, ये तो आपको जो है शर्ट जो है कॉलर शर्ट पहनना है, जो कि स्लीवलेस रहने के लिए, अगर आप स्लीवलेस यूज़ करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। हाथ में कोई भी वॉचेस वगैरह यूज़ नहीं करना है। दूसरा है कि आपका जो पैंट होना चाहिए, पैंट भी प्रॉपर होना चाहिए। पैंट के साथ में आपके जो है आप शूज़ कैरी करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो जो होता है स्किल टेस्ट में ये सब चीज़ें जो है आपको देखी जाती हैं। ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, मतलब जो रूल्स है जो फॉलो किए जाते हैं स्किल टेस्ट में, ताकि वो देखते हैं कि आपका जो है स्किल टेस्ट के लिए आप कितने प्रिपेयर होके आए हैं। क्योंकि आप स्किल टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो आप मैकेनिकल वर्क के लिए जा रहे हैं, तो आपको जो है अपना सेल्फ जो है प्रोटेक्शन को ध्यान रखना है, ताकि आपको जो है कोई भी जो है किसी भी तरह का जो आपको क्षति ना मतलब पहुंच सके। चलिए ठीक है, ये तो हो गया ड्रेसिंग सेंस के बारे में बात करना। अभी हम लोग जो है बात करेंगे कि बार्क में स्किल टेस्ट में बेसिकली क्या क्या आ सकता है। ठीक है। BARC में जो स्किल टेस्ट में वो बेसिकली क्या क्या आ सकता है, तो ये सब चीज़ को हम लोग जो है देखते हुए चलेंगे। नंबरिंग वाइज हम लोग देखेंगे कि नंबरिंग वाइज जो है वो क्या क्या आता है। ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट जो है आपको क्या क्या आना चाहिए। ब्रेजिंग तो कंपलसरी है, ब्रेजिंग आना चाहिए। दूसरा नंबर है आपको स्वेजिंग आना चाहिए। तीसरा जो हो गया फ्लेयरिंग प्रोसेस जो है वो आना चाहिए। ये तीन जो हो गए ये कॉमन चीज़ें होती है। ठीक है। उसके बाद आपको जो है ये सब चीज़ें हो गया। उसके बाद आपको जो है वो ट्यूब का मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए कि ट्यूब का मेजरमेंट कैसे करते हैं, इनर डाया और आउटर डाया। बेसिकली हम लोग इनर डाया आउटर डाया के बारे में बात नहीं करते। जनरली होता है 1/4 का होता है, पाइप होता है, ट्यूब होता है बेसिकली। और हम लोग हाफ का पाइप यूज़ करते हैं, ट्यूब का यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग जो है जनरली ट्यूब का यूज़ करेंगे, पाइप का यूज कम होता है, क्योंकि आपको जो है स्किल टेस्ट में, बार के स्किल टेस्ट में आपको बड़ा प्लांट पे आपको जो है स्किल टेस्ट जो है कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। जनरली जितने भी छोटे कॉमर्शियल और डोमेस्टिक जो प्लांट्स होते हैं, या फिर एक कंडीशनिंग बोलिए या फिर रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट बोलिए, उसके ऊपर ही आपको जो है प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि प्रैक्टिकल में बेसिकली आपको जो है क्या क्या पूछा जा सकता है। तो प्रैक्टिकली स्टार्ट करने से पहले आपको जो है सबसे पहले एक जो है पेपर का जो है सीट मिलेगा। पेपर शीट मिलेगा। ठीक है। पेपर शीट में जो है आपको अपना नाम लिखना है, जो भी वो इंस्ट्रक्शंस देंगे वो लिखना है। उसके बाद जो आप स्किल टेस्ट जो आपको मिला है, स्किल जो देना है, स्किल के बारे में आपको जो उसके बारे में राइट डाउन करना है। जैसे कि दे दिया गया है ब्रेजिंग प्रोसेस के बारे में। ब्रेजिंग प्रोसेस जो है करके देना है आपको। ब्रेजिंग प्रोसेस जो आपको स्किल टेस्ट में मिला है, तो आपको जो है बेसिकली ब्रेजिंग प्रोसेस करके दिखाना है कि ब्रेजिंग प्रोसेस आप कैसे कैसे करते हो, उसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। जैसे अपने ITI में एक अपना जो है प्रैक्टिकल जैसे कॉपी लिखते हैं ना, जस्ट मतलब जस्ट उसके जैसा ही आपको जो है एक वो प्रैक्टिकल का जो है आपको लिख के वो तैयार करके उनको जो है देना है। ठीक है।
दूसरा, बार्क में इंपॉर्टेंट क्या क्या हो सकता है स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। तो बार्क में अभी तक जितना ही पूछा गया है, जनरली वो जो पूछते हैं किसे पूछेंगे, स्प्लिट एसी, विंडो एसी, तीसरा हो गया वाटर वाटर कूलर हो गया, दूसरा हो गया आपका वाटर कूलर हो गया, उसके बाद हो गया हो सकता है कि आपको रेफ्रिजरेटर भी दे देंगे, रेफ्रिजरेटर हो गया। और एक जो होता है कैसेट एसी, जो कि कैसेट एसी आपको जो है वहाँ पर मिलेगा स्किल टेस्ट में करने के लिए। अभी कैसेट एसी हो गया, तो कैसेट एसी जनरली आपको जो है वायरिंग करने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि कैसेट एसी का जो होता है इंटरनल वायरिंग जो होता है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो उनको ही पता है कि आईटीआई वाले बच्चे के पास इतना नॉलेज नहीं है कि वो जो है एक बार में कैसेट एसी का पूरा मतलब हम लोग जो है वायरिंग कर पाएंगे। तो कैसेट एसी को हम लोग जो है सीलिंग माउंट स्प्लिट एसी भी बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है फ्लोर माउंट स्प्लिट एसी। तो जनरली अभी क्या है, आज की डेट में फ्लोर माउंट स्प्लिट एसी का जो है रिक्वायरमेंट कम है, तभी जनरली क्या है विंडो टाइप सॉरी वॉल टाइप स्प्लिट एसी का जो है अभी डिमांड है। तो बेसिकली बार्क में जो होता है वो किस पर किया जाएगा, एलजी कंपनी का जितना भी एसी हो गया, फ्रिज हो गया, वाटर कूलर हो गया, ये सब पर ही आपको जो है बेसिकली आपको जो है करने को दिया जाएगा। अभी इसमें क्या क्या देंगे, तो इसमें आपको मिलेगा सॉरी विंडो एसी का जो है वायरिंग मिलेगा। विंडो एसी का वायरिंग कैसे मिलेगा, ये हो जाएगा अभी जो जनरली अभी जो आ गया है वो पीसीबी मिल जाएगा, पीसीबी वायरिंग। उसके साथ में हो सकता है कि सीएसआर, उसके बाद हो सकता है जो पीएससी पीएससी वायरिंग जो है आपको मिलेगा। और पीसीबी वायरिंग में ही सीएसआर एंड पीएससी वायरिंग भी होता है, लेकिन मैंने जस्ट इसलिए आपको जो है थोड़ा सा ये अलग अलग करके बताया कि आप जो है सीएसआर एंड पीएससी वायरिंग को जो है थोड़ा सा अपना जो है बेस को क्लियर कर लेंगे, ताकि जो है आपको समझने में आसानी रहेगा और आप अच्छे से वायरिंग कर लेंगे। अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका जो है हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें जो है पीसीबी वायरिंग हो गया, इसमें भी होता है पीसीबी मतलब क्या हो गया, ऑटोमेटिक जो होता है ऑटोमेटिक कनेक्शन जो होता है, जो सिग्नल ट्रांसमिशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पीसीबी वायरिंग कहते हैं। और एक होता है जो मैनुअल टाइप होता है, उसमें क्या कहते हैं, सेलेक्ट सेलेक्टर स्विच का जो होता है वायरिंग होता है। ये जो होता है बस इतना ही जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पीसीबी मतलब पीसीबी वायरिंग मिलेगा, पीसीबी में सीएसआर पीएससी हो गया, जो कि पीसीबी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक जो होता है जो सिग्नल ट्रांसमिशन करके जो हम लोग का सिस्टम जो है वर्क करता है। उसके बाद होता है जो सेलेक्टर स्विच हो गया, इसको हम लोग दूसरा नाम से हम लोग क्या जानते हैं, होता है मैनुअल कंट्रोल, मैनुअल कंट्रोल वायरिंग, ठीक है। तो इसमें इतना पूछा जाएगा आपको। तो इसमें जो है जो भी होता है, इसमें हम लोग जो वोल्टेज रिले यूज़ करते हैं, कैपेसिटर यूज़ करते हैं, स्टार्टिंग कैपेसिटर, रनिंग कैपेसिटर। तो आपको पता है कि सीएसआर में क्या होता है, स्टार्टिंग कैपेसिटर रनिंग कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। पीएससी वायरिंग में क्या होता है कि हम लोग जनरली जो है सिर्फ हम लोग रनिंग कैपेसिटर को हम लोग यूज़ करके हम लोग जो है सिस्टम को ऑन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ हो गया। प्लस आपको जो है इसमें जो है आपको लीक जो है फाइंड आउट करना होता है। लीक फाइंड आउट करेंगे, लीक फाइंड आउट करने का जो जो तरीका है आपके पास, हो सकता है आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि लीक फाइंड आउट करने का क्या क्या तरीका होता है। तो सबसे पहला हम लोग क्या होता है, नाइट्रोजन सॉरी वो टाइपिंग का थोड़ा सा, नाइट्रोजन गैस टेस्ट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, सॉप बबल टेस्ट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, और सबसे सिंपल होता है, हम लोग क्या करेंगे, ऑयल ट्रेस करेंगे कि ऑयल ट्रेस जहाँ जहाँ दिखेगा वहाँ से हम लोग जस्ट हम लोग जो है विजुअली हम लोग जो है उसको ये कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पर हम लोग का जो है लीकेज हुआ है। तो ये सब जो तरीके होते हैं वो लीकेज फाइंड आउट करने का तरीका होता है। तो जनरली विंडो एसी में आपको यही पूछा जाएगा। उसके बाद आपको जो है दिया जाएगा स्प्लिट एसी। तो स्प्लिट एसी में भी जो होते हैं वायरिंग अलग अलग होते हैं। तो जनरली स्प्लिट एसी में क्या होता है कि वो जो जितना भी होता है वो पीसीबी वायरिंग होता है, मतलब इसको क्या बोलेंगे, ऑटोमेटिक सिग्नल
ट्रांसमिशन वायरिंग, ठीक है। तो पीसीबी स्प्लिट एसी में क्या होता है, पीसीबी हो गया, पीसीबी वायरिंग होता है। तो इसमें जो होता है जनरली इंडोर में जो होता है ये सबका कॉमन ही रहेगा, ऑलमोस्ट कॉमन रहेगा। और इसका जो आउटडोर होता है ना स्प्लिट एसी में, क्या होता है, इंडोर होता है और एक क्या होता है, आउटडोर यूनिट होता है, ठीक है। तो इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट हो गया है। तो और आउटडोर यूनिट में इसमें जो होता है बहुत सारे टाइप के वायरिंग होते हैं। एक होता है पावर रिले वायरिंग, दूसरा हो जाएगा सिंगल पोल कॉन्ट्रैक्टर वायरिंग, डबल पोल कॉन्ट्रैक्टर वायरिंग, ये हो गया। ये सब चीज़ें जो है आपको देखनी है। अगर ये नहीं रहा, सिंपल है, तो वहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, जो है जनरली आपको क्या मिलेगा, पीएससी वायरिंग जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये स्प्लिट एसी में होगा जनरली, इससे ज़्यादा कुछ भी आपको जो है नहीं मिलेगा स्प्लिट एसी में वायरिंग करने के लिए। और मे भी हो सकता है कि इस बार वो जो है इन्वर्टर मॉडल को आपको जो है इंक्लूड कर दे। मे बी इन्वर्टर मॉडल इंक्लूडेड हो सकता है इस बार, क्योंकि अभी तक तो जनरली जितना भी था वो सारा नॉन इन्वर्टर मॉडल था। लेकिन अभी आज के डेट में क्या है कि इन्वर्टर मॉडल का जो है पब्लिसिटी थोड़ा ज़्यादा है, उसकी डिमांड भी ज़्यादा है। तो इस कारण से हो सकता है कि अभी जो इन्वर्टर मॉडल जो है आप लोग को स्किल टेस्ट में इंक्लूड किया जा सकता है। तो अगर इन्वर्टर मॉडल भी कनेक्शन देंगे तो जनरली वो वायरिंग कनेक्शन देंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और वो आपको जो है एरर कोड वगैरह फाइंड आउट करने के लिए नहीं दिया जाएगा। एरर कोड फाइंड आउट करने के लिए आपको जो है वो आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप सारे स्प्लिट एसी का जो है एरर कोड, मतलब सारे एक ही कंपनी का तो एसी नहीं होता ना, सबका अलग अलग एयर कंडीशनिंग होता है, उसका जो होता है एरर कोड भी अलग अलग होता है। तो ये सब चीज़ जो आपको ध्यान रखना है। तीसरा है कि आपको मतलब ये तो हो गया स्प्लिट एसी हो गया और विंडो एसी हो गया। उसका जो कैसेट एसी हो गया ना, कैसेट एसी में जनरली आपको क्या दिया जाएगा कि आपको कैसेट एसी मिलेगा, क्या रहेगा, गैस जो है ऑलरेडी लीक रहेगा, मीन्स गैस जो है ऑलरेडी कम रहेगा, मीन्स लेस अमाउंट रहेगा। तो आपको पूछा जाएगा कि इसमें गैस चार्जिंग करना है, तो गैस चार्जिंग कैसे करना है, नहीं करना है। तो जब भी गैस लीकेज होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, गैस अगर कम हुआ तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो है जब भी आपको गैस अमाउंट जब भी कम होगा ना, उस कंडीशन में आपको क्या होता है, लिक्विड लाइन पर जो है आपको आइस मिलेगा। लिक्विड लाइन पर जनरली आपको जो है आइस का जो है फॉर्मेशन मिलेगा। जब भी आइस फॉर्मेशन होता है ना लिक्विड लाइन में, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा ऑलरेडी जो होता है गैस लेस होता है एज पर डिमांड। तो डिमांड से अब गैस कम रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, लिक्विड लाइन पर आइस होगा। वही अगर सक्शन लाइन पर अगर आइस फॉर्मेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो है इंडोर का जो है सर्विस का रिक्वायरमेंट है, या में भी हो सकता है फिल्टर जो है हमारा चौक हो। ये सब जो है चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मतलब जब भी लिक्विड लाइन पर अगर आइस आ रहा है तो कंडीशन में बस इतना समझना है कि हमारे सिस्टम में जो है गैस ऑलरेडी कम है। अगर सक्शन लाइन में अगर गैस कम आ रहा है तो समझ जाइए कि आपका इंडोर का जो ब्लोवर का स्पीड हो गया वो कम होगा, फिल्टर चौक होगा, या फिर इंडोर पर जो है वो आइस पहले से फॉर्मेशन हो रहा होगा ड्यू टू इम्प्योरिटीज, मतलब जो गंदगी जम जाता है ना फिल्टर के सॉरी इवेपोरेटर के फिल्स पर। तो उस कंडीशन से भी क्या होता है कि हमारा जो रेफ्रिजरेंट होता है, जो इवेपोरेटर में जो फ्लो होता है, वो हीट को अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। इस कंडीशन से वो क्या होता है कि सक्शन लाइन पर उसका जो है आइस फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको गैस चार्जिंग का प्रोसेस पता होना चाहिए। गैस चार्जिंग गैस चार्जिंग प्रोसेस कैसे करते हैं। तो गैस चार्जिंग प्रोसेस करने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, एक तो होता है हम लोग क्या करेंगे, आउटडोर
का हम लोग क्या करेंगे, एम्पियर टेस्ट करेंगे। अगर एम्पियर कम ज़्यादा है, अगर एम्पियर कम है तो उस कंडीशन समझ में आता है कि अगर एम्पियर कम, अगर हमारा आउटडोर एम्पियर कम ले रहा है तो उस कंडीशन समझ जाएंगे हम क्या है कि हमारा जो है गैस क्या है, लेस है। ठीक है। दूसरा है कि हम लोग जो है वेट करके भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वेट करेंगे, ये रेफ्रिजरेंट सिलेंडर का हम लोग जो है वेट करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि कितना हम लोग गैस इसमें चार्ज करना है। तो जब भी गैस चार्जिंग करेंगे तो उस कंडीशन में क्या करना है कि हम लोग को जो है जो क्लैंप मल्टी मीटर को क्या करना है, क्लैम मल्टीमीटर को हम लोग क्या करना है, हमेशा किसी एक वायर के साथ में कनेक्शन करना है। क्लैम मल्टीमीटर को सेट करना है, किस पर सेट करना है, एम्प्स पर। मतलब जो एम्प्स होता है, एम्प्स के ऊपर हम लोग जो है सेलेक्ट करेंगे और उसको लगा देंगे आउटडोर के किसी भी एक वायर में, अर्थिंग को छोड़कर, न्यूट्रल या फिर फेज। अर्थिंग पर जो है हम लोग को क्लैम मल्टीमीटर का यूज़ नहीं करना है। क्लैम मल्टीमीटर का यूज़ किस पे करना है, ओनली क्लैम मल्टीमीटर का यूज़ हम लोग किस पे करेंगे, या तो या तो करेंगे वो न्यूट्रल पर, या फिर करेंगे फेज सप्लाई पर, जिसको हम लोग लाइव वायर भी बोलते हैं। ठीक है, लाइव वायर पर हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे जैसे हम रेफ्रिजरेंट को चार्ज करते जाएंगे तो रेफ्रिजरेंट चार्ज करेंगे तो क्या होगा, हम लोग का जो लिक्विड लाइन है ना, वहाँ से जो है हम लोग को लिक्विड लाइन से क्या होगा, आइस का जो फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ हमारा जो मल्टीमीटर जो एम्स पर सेट है उसका क्या होगा कि एम्स भी जो है धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो आपको पता है कि एक जनरली जो स्प्लिट एसी होता है वो कितना एम्स लेता है, 7 एम्पियर लेता है। 1.5 TR का हम लोग यूज़ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है यूज़ करेंगे। देखेंगे अगर 7 एम्पियर ले रहा है, 7 एम्पियर तक चला गया है, मतलब रेटेड जो एम्पियर होता है वो क्या होता है, रेटेड एम्स जो होता है वो कितना होता है, वो 7 एम्स होता है। तो 7 एम्स से अगर नीचे है तो बहुत अच्छा बात है। और हम लोग क्या करेंगे, इंडोर का रेगुलर जो है एयर टेम्परेचर को हम लोग मेजरमेंट करेंगे। तो ग्रिल टेम्परेचर हमेशा हमेशा कितना होना चाहिए, ग्रिल टेम्परेचर को हम लोग मेजरमेंट कर लेंगे थर्मोमीटर से। तो वहाँ से मिलना चाहिए एटलीस्ट, अगर हम लोग का ग्रिल टेम्परेचर अगर आ रहा है 7 डिग्री या फिर 8 डिग्री आ रहा है, तो हम लोग का जो है एयर का जो है कूलिंग जो है प्रॉपर आ रहा है और रेफ्रिजरेंट जो है प्रॉपर चार्ज हो गया है। ज़्यादा रेफ्रिजरेंट चार्ज करेंगे तो क्या होगा, हम लोग का एम्स भी ज़्यादा हो जाएगा। और एज़ पर रिक्वायरमेंट से ज़्यादा किसी चीज़ को हम लोग पता है कि आप डालते हैं तो वो क्या होता है, सिस्टम को हमेशा वो जो होता है प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करता है। ठीक है। तो ये हो गया गैस चार्जिंग करने का प्रोसेस कि गैस चार्जिंग कैसे करेंगे। तो इसको जो है आप लोग वीडियो पर देख लीजिएगा कि मतलब कैसे गैस चार्जिंग किया जाता है। उसके बाद दूसरा जो है पूछा जाएगा आपसे कि हो सकता है कि आपको दिया जाए ब्रेजिंग करने के लिए ब्रेजिंग प्रोसेस मिलेगा। तो ब्रेजिंग प्रोसेस कैसे करते हैं आपको पता है। ब्रेजिंग प्रोसेस करने का क्या तरीका है, सबसे पहले क्या करेंगे, ट्यूब को कट करेंगे। ट्यूब कट करने के बाद उसको क्या करेंगे, रेगमाल से हम उसको क्या करेंगे, रब करके क्लीन करेंगे। रेगमाल से क्या करेंगे, सबसे पहले उसको ये ट्यूब हो गया ना, ट्यूब के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, ये ट्यूब हो गया हम लोग का, ये ट्यूब हो गया। इसको सबसे पहले यहाँ बीच से कट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग रेगमाल लेके सबसे पहले इसको जो है हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा सा रब करेंगे। रब करने के बाद क्लियर करेंगे ताकि जितना भी ऑक्साइड मटेरियल होगा ऊपर से उसको रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो इनर डायमीटर है उसको मेजरमेंट मतलब इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, उसको सबसे पहले हम लोग फाइलिंग करेंगे। फाइलिंग करने का प्रोसेस क्या होता है, ट्यूब को कट करने के बाद फाइल को आगे पीछे मूव करना है, ट्यूब को आगे पीछे मूव नहीं करना है। और उसको प्रॉपर जो है उसका जो डायमीटर है, इनर डायमीटर, उसको जो है आपको इक्वल लेकर आना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको लाने के बाद हम लोग जो है ब्रेजिंग करेंगे। ब्रेजिंग करने से पहले आपको पता है कि स्वेजिंग प्रोसेस करना पड़ता है। स्वेजिंग प्रोसेस कैसे करते हैं, अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा। स्वेजिंग प्रोसेस करने का भी तरीका जो है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। उस पर स्वेजिंग करने के बाद क्या करेंगे, अगर कॉपर टू कॉपर है तो उसमें जो है हम लोग फिलर मटेरियल के साथ में हम लोग कोई भी वो सुहागा का यूज़ नहीं करेंगे। अगर कॉपर टू अगर आयरन मेटल में अगर करना है ब्रेजिंग, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सुहागा का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया ब्रेजिंग प्रोसेस। फ्लेयरिंग प्रोसेस आपको पता ही है। और जो सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको जो वायरिंग जो होना चाहिए ना, वायरिंग का नॉलेज होना चाहिए। अगर हो सकता है कि आपको वायरिंग पहले से किया कराया मिल जाए, लेकिन हो सकता है कि कुछ वायरें वो क्या करते हैं, जो आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट कराएंगे, हो सकता है कि पहले से जो है वायर को इधर से उधर निकाल के वो मिस कनेक्शन करके रखेंगे और आपको बोलेंगे कि आपका जो है कनेक्शन सही करके रखना है।
इतना होने के बाद जो है आपसे जो है कुछ वाइवा भी लिया जाएगा। वाइवा में कुछ बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जैसे रेफ्रिजरेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, रेफ्रिजरेंट से क्वेश्चन रहेगा। रेफ्रिजरेंट से क्वेश्चन रहेगा कि R22 का क्या होता है, नेम क्या होता है, ये सब जो है जनरली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है पूछने का। लेकिन वो पूछेंगे तो आपको जो है इसका आंसर करना है, और आपको इसके लिए कितने मिलते हैं, 3 आवर्स का टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, इतनी ही देर में आपको जो है सब कुछ अपना क्लियर करना है। 3 घंटे के बीच में आपको जो सब कुछ क्लियर करके रखना है। आपको जो अपना टाइम मैनेजमेंट भी करना है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, आपका स्किल टेस्ट कितना ही बेहतरीन होगा तो आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और इसमें जो है गो एंड नो गो प्रोसेस होता है, मीन्स पास एंड फेल होता है। मतलब 60% अगर आपने क्वालिफाई कर लिया और आपका जो है मार्क्स रिटन में एग्जाम में ज़्यादा है, तो आप जो है क्वालिफाई कर जाएंगे, और आपको जो है 2 साल का स्टाइपेंड ट्रेनिंग में आपको जो है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा बार्क के द्वारा। ठीक है, तो इस सब चीज़ों का जो है ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा प्रिकॉशंस का ज़्यादा यूज़ करेंगे कि जो भी आप काम कर रहे हैं। और हाँ, जब भी आप टूल्स, आपको जो रिक्वायरमेंट होगा टूल्स का, आप एक लिस्ट बनाने के बाद टूल्स, उनको टूल्स लिस्ट आपको जो है टूल लिस्ट जो है हम लोग को सबसे पहले बना के देना है कि टूल लिस्ट में क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट होने वाला है। ये टूल लिस्ट जो है आपका प्रॉपर होना चाहिए। टूल लिस्ट में ऐसा नहीं है कि एक बार आप प्लायर का डिमांड कर रहे हैं, एक बार किसी स्क्रू ड्राइवर का डिमांड कर रहे हैं, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। आपको जितना भी जो भी चाहिए आपको जो है एक बार में यूज़ करना है, अपने माइंडसेट को यूज़ करके। हो सकता है बीच में आपका एक दो मतलब वो छूट भी जाए, तो ऐसा नहीं है कि एक दो के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप बार बार डिमांड करेंगे तो उनको यही डाउट होगा कि आपको कुछ भी स्किल नहीं आता है RAC के बारे में। और वाटर कूलर में जनरली जो है आपको वायरिंग दिया जाएगा वाटर कूलर में। तो वाटर कूलर में आपको जो है मिल सकता है CSR वायरिंग, या फिर नॉर्मल PSC वायरिंग ही मिलेगा। और सबसे और आपको चीज़ क्या ध्यान रखना है कि किस AC में कितने कैपेसिटर का रिक्वायरमेंट होता है, स्टार्टिंग कैपेसिटर, रनिंग कैपेसिटर, ये आपको पता होना चाहिए। आपको वोल्टेज रिलेट का टेस्ट करने का पता होना चाहिए। वोल्टेज रिलेट टेस्ट करेंगे तो कैसे कैसे टेस्ट करते हैं, ये सब चीज़ों का जो है आपको ध्यान होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और भी कुछ अगर मुझसे अगर छूट जाए तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बता सकूँ। एंड आफ्टर ऑल, आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।